नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स जो होंगे, जिसमें ग्राम विकास या कह सकते हैं ग्राम समाज के 5 क्वेश्चंस आएंगे। उससे रिलेटेड यह क्लास है। हम लोग समझते हुए चलेंगे, डीपली पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए चलते हैं अपनी क्लास पे। तो 1947 का जो आधार या स्वतंत्रता के बाद या उस कह सकते हैं उस समय जो ग्रामीण भारत था वह कैसा था, उस पे हम लोग एक नज़र डालेंगे, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जब भारत देश आज़ाद होता है 1947 में, उस समय भारत में 80% जो आबादी है, 80% आबादी वह कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर थी। मतलब कृषि करती थी। 85% जो ग्रामीण लोग थे, वह कृषि तथा अन्य गतिविधियां जैसे अपनी आजीविका चलाते थे या कमाते थे पैसे। 20वीं सदी के जो पूर्वार्ध के जो शुरुआती हिस्सों में कृषि विकास दर की जो दर थी वो 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 0.3% होती है और निरक्षरता 84% थी। और उस टाइम जो मृत्यु दर थी 1947 में मृत्यु दर थी 27। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्ति पे 27 लोगों की मृत्यु दर 1947 में थी। चलिए, और क्या थे यद्यपि जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे, जो उस समय के ग्रामीण जो लोग थे, वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे। औपनिवेशिक सरकार ने कपास, जूट और कपास, जूट और चाय जैसी फसलों पर जोर दिया। मतलब निर्यात जैसे फसलों पर जोर दिया। रेलवे का विकास केवल बंदरगाहों को बाजारों से जोड़ने के लिए किया गया, ग्रामीण विकास के लिए नहीं। मतलब जो रेलवे का विकास किया गया, वो बंदरगाहों से जोड़ा गया, ग्रामीण विकास के लिए नहीं किया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान शिल्प क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ग्रामीण जो ब्रिटिश शासन के दौरान था, वो शिल्प क्षेत्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जैसे आधार बहुत संकीर्ण था, जो कुछ ही शहरों और राज्यों तक सीमित था। मतलब जो इंडस्ट्री थी वो कुछ शहरों और राज्यों तक सीमित थी। मतलब गांव तक तो मुश्किल ही पॉसिबल था ही नहीं। और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ इसका जुड़ाव बहुत कमजोर था। इसलिए जैसे इसलिए कह सकते हो कि 80% जो आबादी थी भारत की, जो ग्रामीण भारत की आबादी आबादी थी, 80% वो कृषि पर निर्भर थी। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम दान जैसे भूदान आंदोलन होता है। भूदान आंदोलन जो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध प्रारंभिक आंदोलन चलाए गए, जिसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। रक्तहीन क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी की मृत्यु होती है। गांधी जी की मृत्यु के बाद 1946 1946 और 47 के आसपास बंगाल में तेभागा आंदोलन शुरू होता है। तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलनों में के साथ 1946 और 51 के साथ भूदान जो है आंदोलन वो उभरा था। भूदान जो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था विनोबा भावे ने। ग्रामदान और भूदान आंदोलन गांधी जी के दृष्टिकोण से ही विस्तार थे। चलिए, जिसमें क्या होता था? जिसमें भूमि के निजी स्वामित्व को उस समुदाय को हस्तांतरित किया जाना था जो उस पर काम करेगा। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन रक्त क्रांति 1951 में ठीक नलगोंडा जिले में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? नलगोंडा जिले में। तो 1951 में नलगोंडा जिले में, ठीक है, तेलंगाना के नलगोंडा जिले में आंदोलन की जन्म स्थली मानी जाती है। मतलब इसका जो आंदोलन शुरू होता है, विनोबा भावे ने शुरू किया था भूदान आंदोलन, वो तेलंगाना एक नलगोंडा जिले में 1951 में शुरू होता है।
उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था भूमि का स्वैच्छिक हस्तांतरण उस समुदाय को उस समुदाय को जो उस पर काम करेगा, ठीक, जो उस पर काम करेगा। इसका मुख्य मुख्य मतलब जो है उद्देश्य था विनोबा भावे का, जो भूदान आंदोलन शुरू होता है। फिर सतत विद्रोह चालू होता है। सशस्त्र विद्रोह चालू होता है। इसमें क्या होता है? नक्सलवाड़ी आंदोलन, ठीक, इसको नाम दिया गया नक्सलवाड़ी आंदोलन। ये 1967 में दार्जिलिंग जिला जो पश्चिम बंगाल का है, सिलीगुड़ी क्षेत्र का, उसमें ये शुरू होता है। उसमें शुरू होता है 1967 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो जमींदारों के एकाधिकार, उस टाइम क्या होता है, जमींदारों का एकाधिकार हो गया, तो उसके खिलाफ जो है यह आंदोलन शुरू होता है। सामंतवाद के खिलाफ सतत विद्रोह, मतलब जमींदारों के एकाधिकार और सामंतवाद के खिलाफ इस आंदोलन का मतलब जो है मोटिव था, पूरा मेन उद्देश्य था, जो यह सशस्त्र विद्रोह शुरुआत होता है, मतलब चालू होता है। नक्सलबाड़ी आंदोलन इसे कहा गया। और यह दार्जिलिंग जिले जो पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी क्षेत्र में था, 1967 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1991 के बाद जो कृषि नीतियां और किसान संघर्ष हुए, जो कृषि नीतियां और किसान संघर्ष होते हैं 1991 के बाद, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, केंद्र में सरकार किसकी होती है? केंद्र में सरकार होती है कांग्रेस की। 1991 में सरकार किसकी होती है? कांग्रेस की सरकार होती है। पीएम कौन होता है? पीएम होते हैं नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? 1991 में। इसको नई आर्थिक नीति भी कहा जाता है। तो 1991 में नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। यह 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार लाती है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण होता है। चलिए, और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति 2000 मार्च 2001 में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति द्वारा फैजाबाद, वर्तमान में जो अयोध्या है, उसमें सम्मेलन होता है। उसमें सम्मेलन होता है, किसान करते हैं, काश्तकार का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। और 28 जुलाई 2000 को पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा होती है। पहली राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा होती है। किसानों को मतलब चिंता थी कि कृषि को अधिक, ठीक है, बाजारों में रखा जाए, बनाने के उद्देश्य वाली यह नीति धीरे धीरे जो सरकारी सब्सिडी को कम कर देगी, या कह सकते हो एमएसपी प्रणाली को कमजोर कर देगी, ठीक है, इसलिए यह नीति लाई गई। इसके बाद जो अभियान लॉन्च किया गया डब्ल्यूटीओ के खिलाफ, लुटेरों को भगाओ, कृषि बचाओ, इसका एक नारा दिया गया। स्वतंत्रता के चार्टर पर हस्ताक्षर, अब लुटेरों को भगाओ, कृषि बचाओ का नारा दिया गया। इसके खिलाफ अभियान शुरू होता है। डब्ल्यूटीओ जो विश्व व्यापार संगठन है, डब्ल्यूटीओ, उसके खिलाफ यह आंदोलन शुरू होता है। स्वतंत्रता के चार्टर पर बड़ी संख्या में हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। और 2001 में क्या होता है? मनसा पंजाब में कर्ज से मुक्ति पर एक विशाल सम्मेलन किया गया, जो सितंबर 2001 में पंजाब में मनसा में, ठीक है। यह एक प्रभावशाली जो सम्मेलन था, बहुत ही प्रभावशाली सम्मेलन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय से ग्राम स्तर तक एक प्रशासनिक ढांचा के बारे में हम लोग देख लेंगे। प्रशासनिक ढांचा क्या है? तो केंद्र सबसे ऊपर आ जाता है, केंद्र, फिर आते हैं राज्य, फिर आते हैं जिला, फिर आते हैं खंड, फिर आता है आपका ग्राम। तो मंत्रालय का जो विकास क्रम है, मंत्रालय का विकास जो क्रम है, वो आपका आ जाएगा 1979 में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की स्थापना होती है। फिर इसी को 82 में कर दिया जाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। फिर 85 में कृषि अधीन विभाग, 1999 पुनः ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका नाम दे दिया जाता है।
इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो नीति निर्माण, धन आवंटन और मार्गदर्शन इसका मुख्य कार्य दिया जाता है, मुख्य कार्य इसको सौंपा जाता है। प्रशासन, जो राज्य में क्या प्रशासन? तो ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख जो है सचिव होता है और राज्य विकास समिति अध्यक्ष आमतौर पर मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्य में वो होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, वह होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की निगरानी धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, जैसे धनावंटन, ठीक है, मार्गदर्शन और योजना और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है। 1984 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना करी गई। 1984 में 1984 में एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष की स्थापना करी गई 1984 में। चलिए, तो राज्य स्तर पे ग्रामीण जो विकास कार्यक्रमों के प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी राज्य प्रशासन की होती है और इसमें ग्रामीण विकास विभाग का जो प्रमुख होता है वो सचिव होता है और विकास समिति के अध्यक्ष आमतौर पर मुख्यमंत्री होते हैं। जिला और खंड के बारे में हम लोग देखेंगे तो जिला जो जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब शुरू किया गया तो जिला कलेक्टर को जिले में सामुदायिक विकास प्रशासन का प्रमुख बनाया गया। इसको बनाया गया जिला कलेक्टर को, और कलेक्टर ने जिले की योजनाओं का समन्वय किया और जिला योजना समिति की अध्यक्षता भी करी। किसकी करी? अध्यक्षता भी। और अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति की 1969 का गठन किया गया। किसने गठन किया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। लघु किसान विकास एजेंसी, ठीक है। चलिए आगे उसमें साइड में पढ़ेंगे एजेंसियां। तो प्रमुख जो ग्रामीण एजेंसियां थी, विकास एजेंसियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जिला विकास जो ग्रामीण विकास एजेंसी थी वह 1980 में छठी जो पंचवर्षीय योजना आती है, छठी पंचवर्षीय योजना आती है 1980 में ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना करी जाती है। इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो जिला कलेक्टर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जिला कलेक्टर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। चलिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सभी जिला स्तरीय विभागों और एजेंसियां जैसे खादी बोर्ड, बैंक के बीच समन्वय, बैंक के बीच समन्वय, जैसे जिला उद्योग केंद्र, ठीक है, ग्रामोद्योग बोर्ड, तो बैंकों जैसी अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य था। चलिए, फिर क्या होता है? फिर एक आती है जिला योजना समिति, क्या आती है? जिला योजना समिति। तो ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद आपका जो आर्टिकल था 243 जेड डी के तहत जिला योजना समिति, जिला योजना समिति अधिनियम के तहत अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति को गठित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे स्तर जैसे ग्राम पंचायत को विकास योजनाओं की पहचान करने और उनकी प्राथमिकताएं तय करने के बाद ग्राम सभा के अनुमोदन से उनकी कार्य योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अगला टॉपिक है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी स्थापना होती है 1986 में, 1986 में, 1986 में स्थापना होती है पैडी प्लस कार्ड के विलय से। पैडी प्लस कार्ड है, पैडी क्या है? तो पैडी आपका है पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, इसको पैडी कहा जाता है।
कार्ड क्या है? तो कार्ड है आपका ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। इसका एक में विलय कर दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। इसका नाम रखा जाता है। यह एक नोडल एजेंसी के तहत काम करती है। कौन सी? यह एक नोडल एजेंसी होती है। नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य बजट के स्वैच्छिक संगठनों को धन हस्तांतरित करना, या स्वैच्छिक संगठन जैसे एनजीओज को बजट से धन को हस्तांतरित करना होता है इसका मुख्य कार्य। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ग्रामीण विकास मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए, पंचायती राज फैक्ट क्या है? जैसे 11वें वित्त आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतें, ग्राम जो पंचायतें होती हैं, उनके खातों के रख रखाव ऑडिट के लिए अनुबंध जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर सालाना 4,000 रुपये खर्च कर सकती है। 4,000 रुपये सालाना खर्च कर सकती है। चलिए, फिर आता है हरित क्रांति। कृषि में एक नया युग आता है। फिर आती है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति कब आती है? हरित क्रांति आती है 1950 और 1960 के दशक के दौरान। मेक्सिको में एक अमेरिकी कृषि विज्ञानी हुए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन हुए? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, द्वारा विकसित किया गया था। एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। विश्व में पूछा जाए तो विश्व में हो जाते हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 61 के बीच में। दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है। अंत में क्या होता है? कृषि उत्पादन में ठहराव और खाद्यान्न की कमी के रूप में पहचाना जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो होती है वो तीसरी पंचवर्षीय, मतलब जो पृष्ठभूमि इसकी रखी गई जो हरित क्रांति की, वो दूसरी योजना में हरित क्रांति की जो पृष्ठभूमि रखी गई, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 के दौरान। 1961 से 66 के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है। पंचवर्षीय योजनाएं भी पढ़ लीजिएगा, लेखपाल में इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी पंचवर्षीय की योजना के दौरान इसकी शुरुआत होती है। गहन कृषि विकास कार्यक्रम और उपज, जो उच्च उपज वाली जो किस्मों के कार्यक्रम जैसे शुरुआत होती है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम, जैसे अक्सर पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है, भारत के 7 राज्यों और 7 जिलों में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? 7 राज्यों और 7 जिलों में। बाद में से 15 राज्यों और 16 जिलों में विस्तार किया गया। ठीक है। बीज क्रांति 1963, मैक्सिकन गेहूं, चावल, ताइचुंग किस्म, IR8 और मक्का, ज्वार, बाजरा का प्रयोग किया गया था। मक्का और ज्वार बाजरा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। IR8 क्या है? तो IR8 है चावल की किस्म है। चावल की किस्म है। चलिए, चावल और अन्य जो खाद्यान्न की तुलना में भारतीय परिस्थितियों में गेहूं से संबंधित तकनीक को अधिक सफलतापूर्वक अपनाया गया। मतलब गेहूं सबसे ज्यादा अपनाए गए थे बोने के लिए। ठीक है, ये है गेहूं का फोटो चित्र लगा हुआ है। चलिए, हरित क्रांति के जो असमान विवरण के कारण होते हैं, वो देश के कुछ हिस्सों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के विपणन योग्य अधिशेष में वृद्धि हुई, और समृद्ध किसान उनके पास सिंचाई जैसे बेहतर संसाधन थे और उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीदने की क्षमता थी। उन्हें छोटे या सीमांत किसानों की तुलना में उच्च उपज वाली किस्मों को अपनाने से अधिक लाभ हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है, इसके जनक एम एस स्वामीनाथन हैं, और विश्व में इसके जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होते हैं। और तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से 66, और दूसरी का भी याद रखना 1956 से 61 है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं प्रारंभिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, CDP। CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए, इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 1952 में। इसका महत्व क्या था? स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है सीडीपी। भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम होता है। लॉन्च कब होता है? अक्टूबर 1952 में। अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत होती है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय विस्तार सेवा। इसकी शुरुआत होती है 1953 में अक्टूबर। इसमें क्या होता है? तो कृषि, पशुपालन, संचार और सामाजिक शिक्षा परियोजनाओं की देखभाल इसमें राष्ट्रीय विस्तार सेवा में होती है। क्षेत्र विशेष का विकास जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें भारत के पास विश्व की 17.5% आबादी और 18% दुधारू पशु थे, लेकिन केवल 2.4% भूमि और 0.5% चारागाह भूमि है भारत में। चलिए, सूखा संभावित क्षेत्र 1973 से 74 उद्देश्य क्या था? तो मिट्टी की नमी का संरक्षण करना। मरुस्थल विकास 1977 से 78 उद्देश्य क्या था? पारिस्थितिक संतुलन बहाल करना और मरुस्थलीकरण रोकना इसका मुख्य कार्य उद्देश्य था। बंजर भूमि विकास के लिए, ठीक है, प्रौद्योगिकी विकास का विस्तार, इसकी शुरुआत होती है 1989 से 90 और टीडीईटी की शुरुआत 1993 से 94 के आसपास होती है। इसमें क्या था? यह योजना 1993-94 जिसमें बंजर भूमि के लिए, ठीक है, बंजर भूमि के लिए विकास जो परियोजनाएं थी वो लाई गई बंजर भूमि के लिए। चलिए, अगला है गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार जो योजनाएं जो ग्राम के लिए लाई गई, ग्रामीण के लिए, वह कौन कौन सी उसमें हम लोग देखेंगे। तो ट्राइसेम क्या है? तो ट्राइसेम योजना आती है 1979 में। यह युवा प्रशिक्षण योजना थी। युवा प्रशिक्षण, जैसे स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण करना, ठीक है, तो ट्राइसेम योजना लाई गई। ग्रामीण क्षेत्र महिलाओं और बच्चों का विकास के लिए कौन सी लाई गई? DWCRA, जिसे कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, यह लाई गई 1983 82-83 में। फिर आती है कारीगरों को टूल किट। ग्रामीण जो कारीगर थे उनको उन्नत टूल किट की जो आपूर्ति की गई, वो सित्रा। और फिर आती है गंगा कल्याण योजना। गंगा कल्याण योजना को ग्रामीण आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभी आईआरडीपी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों के रूप में लागू किया गया, जो कि बीपीएल परिवारों को बैंक सहायता व अनुदान भी दिया गया था। चलिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह 1 अप्रैल 1999 को लॉन्च की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को लागू की गई। इसका फोकस क्या था? तो फोकस था स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार। विशेषता क्या थी? तो 50% लाभ SC ST के लिए आरक्षित किया गया। SC ST के लिए आरक्षित किया गया। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों का जो विलय होता है वो, जैसे जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इसकी जवाहर रोजगार योजना जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, 1 अप्रैल 1999 में बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। बुनियादी ढांचा का निर्माण होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जबकि स्वरोजगार जो रोजगार सृजन का इसका माध्यमिक जो है उद्देश्य था। रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरुआत होती है। इसमें गैर कृषि मौसम में श्रम 2000 और 2001 में काम के बदले अनाज शुरू होता है। 2001 में 2000 से 2001 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम रोजगार आश्वासन योजना के तहत 2000 से 2001 के काम के बदले, मतलब
वर्क फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, फूड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये शुरू होता है। चलिए, फिर होता है आपका 1996 इंदिरा आवास योजना की शुरुआत होती है, और 1996 में MWS जैसे 10 लाख कुआं खोदने की भी शुरुआत होती है ग्राम ग्राम में, जो गांव में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत होती है 25 सितंबर 2001 को। सभी कार्यक्रमों का जो अंतिम विलय था, सभी कार्यक्रमों का अंतिम विलय। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य था गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय सृजक संपत्ति प्रदान करना, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। जल संभर और वर्षा आधारित विकास 1990 से 91 में राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना की शुरुआत होती है। यह वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए शुरुआत की गई थी। 1997 में योजना आयोग द्वारा वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए 25 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना समिति का गठन किया गया। 1999 से 2000 नाबार्ड के तहत 200 करोड़ की राशि के साथ जल संभर विकास कोष वाटर शेड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की। वाटर शेड डेवलपमेंट फंड की स्थापना की गई। चलिए, ग्रामीण विकास का एक टाइमलाइन देख लेते हैं। जैसे भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ, CDP 1952 में, NES 1953 में, हरित क्रांति 1961 से 66 के बीच में, नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 में, DPAP 1973 में, DRDA, ठीक, IRDP 1980, ठीक है, और कैपरेट 1986, SGRY 2001, फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। और SGSY की शुरुआत होती है 1999 में। SGSY की शुरुआत होती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार 1999 में। EAS 1993 में, EAS 1993 में इसकी शुरुआत होती है। रोजगार आश्वासन योजना की, रोजगार आश्वासन योजना 2 अक्टूबर 1993 में। चलिए, कुछ क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। जैसे भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया, नक्सलवाड़ी आंदोलन की शुरुआत 1967 में, और हरित क्रांति की शुरुआत जो तीसरी पंचवर्षीय 1961 से 1966 के बीच में इसमें शुरू हुई। ग्रामीण विकास प्रशासन का मुख्य जो जिला होता है वो जिला कलेक्टर होता है, जो जिला का प्रमुख होता है वो जिला कलेक्टर। और जल संभर विकास कोष की स्थापना नाबार्ड ने किया था, नाबार्ड ने। DRDA की स्थापना 1980 में होती है। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत होती है 1999 में, 1999 में शुरुआत होती है। चलिए, हम लोग ये लेखपाल में जो 5 क्वेश्चन की ग्रामीण विकास ग्राम समाज के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के होंगे, उसके लिए हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अल्टरनेट यह क्लास आधा घंटे की रहेगी। हम लोग डेली एक टॉपिक में सारी कुछ योजनाएं, कुछ उसमें टॉपिक रहेंगे, वो हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और साथ में याद करते हुए भी चलेंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जाम अभ्यास के नाम से चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यह यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आप डेली अपडेट वीडियो मिलेंगी। अभी से चैनल बंद पड़ा हुआ था, अब डेली वीडियो अपडेटेड आपको मिलेंगी। डेली कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।